Manur, I guess let people come, then we shall start again. Okay? ओके सर। सर ये वाली मीटिंग फिर से 40 मिनट्स के बाद बंद होगी? नहीं नहीं, ये नहीं अब बंद होगी, ये चलती रहेगी। ये प्रीमियम अकाउंट से ओके। ना, तो ये नहीं बंद होगी अब। चले सही है। अभी मेरे ख्याल से लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। Manur, I guess we can start again. Okay. So we were talking about the pre departure orientation and departures. So pre departure orientation जो है वो आपकी सारी जुलाई में होती हैं. It can be in the mid July, it can be in the late July. So हमारी time it's like in the very end of the July. So उसके बाद आपका departure होता है. कुछ लोग होते हैं उनका departure जुलाई में होता है, कुछ लोग होते हैं उनका departure अगस्त में होता है. So by the end of August normally सब लोग ही यहाँ से चले जाते हैं for their degrees. So this is basically the whole timeline जो आपकी basically not even मई, जो आपकी फरवरी जब आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है तो आपकी the next year अगस्त है उसमें जाती है. So it's basically the process of 1.5 year. आपने जिस मई में जिस अगस्त में आपको इंटरव्यू कॉल आती है उसके नेक्स्ट अगस्त में बेसिकली आप जा रहे होते हो. So it's a long process. So ये जो चीज़ है एक फुल ब्राइट में होती है कि इनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है. नॉर्मली अगर आप किसी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई करें तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइक 7 months मैक्सिमम और मे बी 5 months 6 months. लेकिन जो फुल ब्राइट है इट्स अ प्रोसेस ऑफ 1.5 year ऑलमोस्ट. लेकिन फुल ब्राइट के अपने फ़ायदे भी हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट टू, बट दिस इज दैट होल टाइमलाइन ऑफ फुल ब्राइट. सो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अन्नदे अगर ये आपने अप्लाई करना है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अन्नदे ये फुल अल्लन ब्राइट, तरह so how you need to get ready for अंचिसाम this. दे छोड़ो दनी तो इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ मीटिंग ऑल आपने कभी भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या कहीं किसी इवन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है, यू नीड टू नो कि जैसे जिसके लिए आप अप्लाई मीटिंग कर रहे हैं उन लोगों की थिंकिंग क्या है, व्हाट दे थिंक अबाउट अबाउट द एप्लीकेंट्स. क्या उनको करें क्या चीज़ चाहिए एप्लीकेंट्स में जिसको देख के वो कहेंगे कि हाँ हम इस बंदे को रख लें, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इट. यू नीड टू नो कि उनको आपके बारे में क्या चीज़ पसंद है. फुल ब्राइटर्स को क्या पसंद है, फुल ब्राइटर्स रियली लाइक स्टूडेंट्स बहुत अंडर प्रिविलेज एरिया से आते हैं. जैसे कि कोई विलेज एरिया से आता है या किसी की
जो अर्ली एजुकेशन होती है वो बहुत छोटी जगह से आती है, छोटी जगह से होती है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ क्योंकि हिन वो वक्त मीटिंग चले नवे जानते हैं, नवे तो नवे उनको शुरू लगता है कर कि ये लेंगे बंदा बहुत ज़्यादा पैशनेट है। उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा क्योंकि पैशनेट है, तो इसका मतलब है कि वो हमें इस बंदे को रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि वो वाक़ई अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है और दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि वो अपने एरिया के लिए कुछ करें, या उनको लगता है कि अगर आप छोटे एरिया से हो तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हो। तो दैट इज़ व्हाई दे रियली रियली लाइक आप किसी अंडर डेवलप्ड एरिया से हो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो वुमेन को इतना ज़्यादा पुश करना और उनको इनकरेज करना कि हाँ ठीक है, आप आएँ और आप इस वर्क में को कंट्रीब्यूट करें, तो वो लाइक फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। इवन ये भी होता है कि अगर एक लड़का और लड़की दोनों की इवन एक लड़के की अगर प्रोफाइल थोड़ी बेहतर है लड़की से, लाइक अगर 19-20 का फ़र्क है भी, तो वो फीमेल जिसकी थोड़ी कम बेहतर प्रोफाइल है उसको प्रेफ़र करते हैं ओवर द मेल। जस्ट बिकॉज़ कि वो एक फीमेल होती है और उनके हिसाब से पाकिस्तान में वुमेन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इस वजह से वो जो फीमेल्स हैं उनको बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हैं। दैट इज़ दैट इज़ गुड फॉर द फीमेल्स। और लड़कों को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आती पाकिस्तान में अभी, इवन फुलब्राइट की एप्लीकेशंस में, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे हैव रिटन ऑन देयर वेबसाइट्स एज़ वेल, कि वो लोग खुद ही कहते हैं कि हम वुमेन को प्रेफ़र करेंगे। बट दैट डज़ नॉट मीन कि लड़के नहीं होते हैं, लेकिन जो वुमेन की रेशियो होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है हमेशा ही, इनकी जो सिलेक्शन होता है उसमें भी। और तीसरी चीज़ जो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उसको ये बहुत प्रेफ़र करते हैं। अगर आप लाइक माइनॉरिटीज़ इन अ सेंस कि आपने कोई ट्रॉमास में हो या कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन से कभी गुजरे हो, या कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो जो बहुत कम लोगों के साथ हुई होती है, नॉट जस्ट इन माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड स्टफ, बट वैसे भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा डिफरेंट हुआ है जो कि इतना यूजुअल नहीं है, अगर आप उस चीज़ को मेंशन करते हो तो वो भी चीज़ ये लोग पसंद करते हैं कि एक बंदा इतनी पैशन के साथ है कि अगर वो एक बिल्कुल डाउनफॉल से अपनी लाइफ में एक अगर अपर की तरफ आ रहा है, तो वो इस चीज़ को भी बहुत पसंद करते हैं एंड दे रियली वांट पीपल लाइक दीज़। और उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है, तो यू नीड टू नो, दे रियली वांट टू सी कि आप अपने पैशन को लेकर अपने प्रोग्राम के अंदर कितना इंटरेस्टेड हो, कितना पैशन है, आप कितने शौक से अपनी चीज़ को पढ़ते हो और उसके बारे में आप उसको लेके पाकिस्तान के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हो। दे आर वेरी 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 मच इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज इट्स एन एक्सचेंज प्रोग्राम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है और इनका आपको पाकिस्तान से बाहर भेजने का मकसद ही ये है कि आप वहाँ जाके सीखें और वापस आके उन चीज़ों को अपने कंट्री के लिए बेनिफिट के लिए यूज़ करें। तो आपको सिर्फ अपने प्रोग्राम में अच्छा नहीं होना, आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के बारे में जब भी लिखो, तो उनको ये बताओ कि मैं जो सीख के आऊँगा, मैं उसको अपनी कंट्री के लिए कैसे बेनिफिट करूँगा। बिकॉज़ आपका सीखना इज़ नॉट देयर होल पर्पस। देयर होल पर्पस इज़ कि जो आप सीख रहे हो, वो अपने कंट्री में आके कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज़ व्हाट द मेन थिंग दे आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ जो व्हाट दे वांट टू सी इन यू इज़ कि आपने यूएसए जाने की आपको ज़रूरत ही क्यों लग रही है? आप अपने प्रोग्राम में यहाँ रह के भी तो कर सकते हैं अपनी कंट्री को सर्व। आपके पास ऐसी क्या सॉलिड रीज़न है जिसमें आपको लगा कि नहीं मुझे तो यूएसए जाना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी फ़ील्ड की बात करूँ, तो मेरी फ़ील्ड क्योंकि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आप इस तरह की सिचुएशन में क्या लिख सकते हो कि क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है किसी इंजीनियर के लिए या रिसर्च के लिए, तो आपको जो है वो बाहर का जाके कोई ना कोई रिसर्च सेंटर में एक्सपीरियंस लेना ही होगा। अगर आप रिसर्च सेंटर में बाहर वाले में एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तो आप पाकिस्तान में वैसा कोई रिसर्च सेंटर खोल नहीं सकते। तो दिस कैन बी लाइक वन सॉलिड रीज़न दैट यू नीड टू गो टू द यूएसए, राइट? तो इस तरह की चीज़ें हैं व्हाट दे वांट टू सी इन यू। सो दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ द सिलेक्टर्स यू नीड टू हैव इन यू। और उनको आपसे क्या चाहिए? दे वांट यू टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। अगर उनको आपके एप्लीकेशन में कभी भी ये लगा कि आपका तो इरादा नहीं लग रहा उन्हें वापस आने के लिए, या आपने अपनी एप्लीकेशन में कहीं ये बात का जिक्र ही नहीं किया कि आप पाकिस्तान में वापस आके क्या करेंगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू एट ऑल। वो कभी आपको सेलेक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसलिए आपने इस बात पे मेन फोकस रखना है कि आपके एप्लीकेशन में, आपके एसेस में, इस चीज़ में ज़रूर एक पार्ट होना चाहिए जिसमें यू नीड टू राइट कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज़
दिस इज द माइंडसेट यू नीड टू नो बिफोर डूइंग योर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. वन पार्ट इज अ लैंग्वेज टेस्ट. लैंग्वेज टेस्ट आपको एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर नहीं होता है. यू डू नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टेस्ट. वैसे अगर अगर आप बात करो तो टोफल इज द वन एक्सेप्टेबल फॉर दिस, लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू नो डू नॉट रिक्वायर योर टोफल स्कोर इवन. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, इफ यू आर सिलेक्टेड, आफ्टर इंटरव्यू में भी आपको सिलेक्शन ईमेल आ जाती है. सो फिर क्या होता है, यूएससीएफपी विल पे फॉर योर टोफल एंड दे वांट यू टू टेक टोफल. ठीक है. फिर आप जाके अपना टोफल देते हो. जब आप टोफल देते हो तो टोफल, इफ एनी ऑफ यू पीपल डोंट नो, टोफल जो होता है वो लैंग्वेज टेस्ट है और आउट ऑफ 120 आपका स्कोर आता है. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इट्स जस्ट लाइक आइल्स. स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है और आपका लिसनिंग होता है. ठीक है. तो इसमें अगर आपने 100 से ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो दैट इज़ लाइक वेरी गुड. उनको इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए. इट्स यू आर गुड टू गो. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 100 स्कोर नहीं आता है, इफ़ यू गेट लेस देन 100, तो वो फिर आपको क्या करते हैं, वो आपके लिए दोबारा से टेस्ट जो है वो बुक करते हैं. यू नीड टू अपीयर अगेन. अगर आप दोबारा अपीयर होते हो और 100 से बेहतर स्कोर कर लेते हो, दैट इज़ अगेन गुड. इससे ज़्यादा उनको चाहिए भी नहीं आपसे कुछ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फिर भी स्कोर नहीं आता, सेकेंड अटेम्प्ट में भी आपका लेस देन 100 ही स्कोर आता है, तो फिर क्या होता है, again there is nothing to worry about. Then once you are selected, there is nothing to worry about. अब फिर क्या होगा, वो आपके लिए एक 1 month ट्रेनिंग सेशन जो है वो यूएसए में अरेंज कर देंगे. दैट विल बी बिफोर योर क्लासेस. इसमें क्या होगा कि आपने अपने फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अगर आपकी रिपोर्टिंग डेट है इन योर यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने जाना है, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको भेज देंगे. तो आपके पास क्या होगा, पूरा एक महीना होगा जिसमें वो आपके लिए किसी यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज का जो कोर्स है वो बुक कर देंगे एंड यू नीड टू गो देयर अ मंथ बिफोर, और आप वहाँ पे जाके लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हो. ठीक है. तो इट्स बेसिकली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू. इवन लाइक मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग जो सीनियर फूड राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस कि अगर लोगों को पता हो तो शायद वो जान के 100 से कम स्कोर लें. मतलब इट्स दैट गुड ऑफ एन एक्सपीरियंस. लेकिन ये है कि उसके लिए आपको फिर थोड़ा पहले जाना होता है और एक और डिफरेंट मे बी स्टेट में जाना पड़ेगा, डिफरेंट उसमें यूनिवर्सिटी में जाना हो सकता है आपको. एक ये चीज़ होती है, लेकिन इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस. और इसकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, जो सब कुछ होता है, वो एवरीथिंग इज़ कवर्ड. इसमें आपने कुछ भी पे वगैरह नहीं करना होता. आपने सिर्फ जाना होता है और पढ़ना होता है. दैट इज़ इट. उसके अलावा कुछ भी नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ द जीआरई. जीआरई जो होता है, इस दिस इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट, नो डाउट. जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो. इससे तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लेकिन बट यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ डिसीजन मेकर. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द डिसीजन ऑफ द सिलेक्टर. अगर उन्होंने आपको, अगर आपकी प्रोफाइल ओवरऑल आपके एसेस इतने कंप्लीट नहीं है एंड यू हैव अ वेरी गुड जीआरई ऑफ इवन 330, दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू. नॉट बिकॉज उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका जीआरई कितना अच्छा है, उन्होंने आपका ओवरऑल प्रोफाइल देखना है. सो ओवरऑल प्रोफाइल में, सो बेसिकली मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन पीपल, वो जीआरई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उस पर 330 स्कोर भी अगर ले आते हैं तो व्हाट दे डू इज दे ओवरलुक देयर एसेस. जब आप अपने एसेस को ओवरलुक कर लेते हो और उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हो, उनको इतना फुलफिलिंग नहीं बनाते हो, तो इन द एंड जो है फिर वो आप नहीं कर पाते हो. आप गो थ्रू नहीं कर पाते हो. मतलब सेलेक्टर कभी भी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा जस्ट बिकॉज कि आपके जो एसेज होते हैं, जो आपकी स्टोरी होती है, वो भी इतनी मेड अप नहीं होती है. ठीक है. तो यू नीड टू कवर एवरीथिंग. जीआरई इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इवन विद अ वेरी गुड एप्लीकेशन, अगर आपका फॉर द स्पेसिफिकली फुल ब्राइट, इवन पीपल विद 308 इज कंसिडरेबल. 309 वाले लोगों को भी मैं जानती हूँ जिनका फुल ब्राइट में एक्सेप्टेंस आई है. 310 वालों को भी आई है. सो दिस इज अ कंसिडरेबल स्कोर. दिस इज नॉट अ रियली गुड स्कोर. दिस इज आई कंसिडर एन एवरेज स्कोर. बट इस तरह के लोग भी एक्सेप्ट होते हैं. ठीक है. लेकिन एक फ़ायदा जो जीआरई यूएससीएफपी आपको देता है हायर जीआरई स्कोर का, उसमें ये होता है कि इफ़ यू गेट अ स्कोर ऑफ अबव लाइक 320, तो आप क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो फॉर द रीइंबर्समेंट. इन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल रखे होते हैं जिनको उन्होंने जीआरई की जो फ़ी होती है वो रीइंबर्स करनी होती है. ठीक है. अगर आप वो, और वो होती भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है.
तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जब while filling your application if you have a very good score of like around above 320 तो आप reimbursement के लिए अप्लाई कर दो। तो आपको क्या होता है वो जितनी भी फी आपने पे की होती है जीआरई के लिए वो सारी आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। दिस इज वन बेनिफिट जो जीआरई हायर जीआरई स्कोर का आपको मिल सकता है। बट जीआरई पे आपका फोकस करना होता है, प्रेफिस्टा में भी ये होता है और इसके ऊपर वर्कशॉप भी सर बिलाल ने told me कि they are arranging a workshop for you people as well, so you can stay tuned here for the GRE workshop too. So that is about the GRE test. This is next thing, and the most important thing is your statement of purpose and research objective. ये दो एसेज होते हैं जो कि आपने फुल ब्राइट की एप्लीकेशन जो होते हैं उसके ऊपर लिखने होते हैं। दे आर अराउंड, जो इनकी वर्ड लिमिट होती है दैट इज अराउंड लाइक 700 to 750 और दैट इज लाइक क्वाइट सफिशिएंट फॉर पुटिंग अप योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है ये ऐसे दो ऐसे है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या होता है, इसमें यू नीड टू राइट योर ओन स्टोरी। आपने अपनी स्टोरी के बारे में बात करनी होती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कोई फील्ड चूज की तो वो क्यों चूज की, और सारी कहानी जो होती है वो आपके बारे में होती है। ठीक है, कि आप कहाँ से आए, कहाँ क्या किया आपने, कहाँ से आपकी एजुकेशन थी, फिर आपने कोई अगर जॉब की तो उसके पीछे आपकी क्या रीज़न थी, या जो भी आपकी मोटिवेशनल पार्ट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आता है। और जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है उसमें आपने लिखना होता है योर जर्नी रिगार्डिंग योर रिसर्च, नॉट जस्ट रिसर्च, या फिर आपकी एजुकेशनल जर्नी भी हो सकती है। दैट वुड इंक्लूड कि आपने रिसर्च कहाँ से शुरू की, फिर आपको कौन सी जॉब मिल गई, वहाँ पे आपने क्या सीखा, और फिर इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, दो तीन चीज़ें जो आई फेल्ट लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपकी इन दोनों एसेस के दरमियान में कोहेरेंस कितनी ज़्यादा है। ये दोनों एसेस एक ही बंदे के लगने चाहिए। समटाइम्स मैंने कुछ एसेस ऐसे भी पढ़े थे, एग्जाम्पल ऐसे कि आपको ऐसा फील होता है कि यार स्टेटमेंट ऑफ मतलब ये स्टोरी तो किसी और बंदे की है और आपकी जो एजुकेशनल जर्नी है वो किसी और बंदे की है, यू नो। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, ये एक ही बंदे की कहानी लगनी चाहिए। अगर कोई बंदा शुरू से अगर आप बताओ कि आपको शौक जो था वो साइंसेस का था, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कहीं आप आर्ट्स की बात ना कर दो। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ों को मेक श्योर करना है कि दोनों एक ही बंदे के बारे में बात होनी चाहिए, दो डिफरेंट बंदों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च जो थी वो आर्ट्स में थी या आपने कभी ड्राइंग की थी, तो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी यही होना चाहिए कि बचपन में आपको ड्राइंग का शौक था। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बचपन में तो आप लाइक वाइट्स के साथ प्ले करते थे, या यू यूज टू प्ले विद दैट, मतलब टीवी को ठीक करते थे। इस तरह की चीज़ें फिर आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोहेरेंस जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। एंड वन थिंग इज, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे लिखते वक्त, वो आपकी ये होती है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना होता है। इस हिसाब से कि ये नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसे पढ़ के लगे कि ये बंदा तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि नोबडी कैन डू एवरीथिंग, राइट। सो आपने प्रैक्टिकल रहना होता है कि हाँ ठीक है, मैं एक चीज़ एक एस्पेक्ट को ले लें, आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ के हर एस्पेक्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक ही चीज़ को पकड़ना होता है और उसके ऊपर फोकस में रहना होता है। ये नहीं आपने करना कि आप कहें कि मैं पाकिस्तान में पॉवर्टी भी ख़त्म कर दूँगा, मैं उसकी इकोनॉमी भी ठीक कर दूँगा, उसका ये भी ठीक कर दूँगा, उसका ये भी ठीक कर दूँगा। नहीं, आपने एक एस्पेक्ट को लेना होता है। जब आप सब चीज़ों को ठीक करने लगते हैं, तो फिर आपकी जो चीज़ें होती हैं, वो ऐसे लगता है कि ये बंदा सच नहीं बोल रहा है, इसने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? तो यू नीड टू टेक वन एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडीज़ और आपने उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है? एंड वन थिंग दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इज़ कि आपने बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ओपन एंडेड पॉइंट्स जोड़ देते हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर। इसमें क्या होता है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता इस सेंस में कि जब आपकी सिलेक्शन फेज़ होती है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू फेज़ होता है तो जितने भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव में छोड़े होते हैं ना, उनका फिर आपको बहुत नुकसान होता है। क्योंकि जितने आप ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ेंगे ना, उतने ही फिर आपके इंटरव्यू के दरमियान में वो उसमें से क्रॉस क्वेश्चंस बनेंगे। तो योर स्टेटमेंट of purpose and research objective both should be very neat and clean, and it should be well put in. So you need to put it really well। और ये बिल्कुल एक स्टोरी की तरह होनी चाहिए कि आप पढ़ते चले जाएं तो आपको लगे कि हाँ ठीक है, एक ही फ्लो में एक ही गो में बात हो रही है और इस बंदे ने ये लिखा है और इसने ये करना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव।
और इसमें बेसिकली किस किस किस्म के पैराग्राफ्स आते हैं। आपका कोई एक पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें वो आप बात करो कि आपने आखिर यूएसए क्यों जाना है, आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा सकते, ठीक है। और अगर यूएसए में जाना है तो व्हाई डू यू वांट टू गो एंड लर्न देयर, ठीक है। और फिर आपने एक पैराग्राफ में बात करनी होती है कि हाउ यू विल ट्रांसफर योर नॉलेज व्हेन यू विल कम बैक टू पाकिस्तान, ठीक है। एक आपने फिर बात करनी होती है कि अगर जो आपकी स्टडीज़ होती हैं उनका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा, आप क्या चीज़ें हैं जो सही करना चाहते थे, जिसको आपने बचपन से देखा कि नहीं ठीक है ये ठीक नहीं हो रही पाकिस्तान में, या आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हमने ये प्रॉब्लम्स फेस की, फिर आपके दिमाग में आया मोटिवेशन कि हाँ इसको यूँ ठीक करना है, तो फिर आपने वो अपनी स्टडीज़ के साथ लिंक करना है कि मैंने प्रॉब्लम जो आपने देखी थी, उसको आपने स्टडी किया और अब उसकी स्टडी से आप वो ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। तो योर स्टोरी शुड बी वेरी कंप्लीट कि ये प्रॉब्लम थी, ऐसे किया और अब उस तरह से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जब ये सारी चीज़ें अपने ऐसे के अंदर लिखी होती हैं, आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में लिखी होती हैं, तो देर इज़ नो चांस कि वो आपको सिलेक्ट ना करें, एटलीस्ट टिल द इंटरव्यू फेज तक। तो आप अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे हैं तो आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर इसके साथ-साथ एक छोटी-सी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जो प्रोफ़ाइल होती है, उसमें क्या चाहिए होता है। आपकी प्रोफ़ाइल में आपके पास हर चीज़ की एक जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड जीपीए, दैट इज़ वेरी नाइस। आपका अच्छा जीपीए का आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगेन, आपका अच्छा जीपीए अगर नहीं है, तो भी अगेन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपके पास कोई ना कोई जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए कि अगर आपका अच्छा नहीं है जीपीए, तो व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड दैट? व्हाई यू फेस दैट? उसके आपके पास कोई रीज़न हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड्स डिडंट हैव अ गुड जीपीए। उसने क्या किया था, उसने अपनी फील्ड चेंज की थी, तो उसके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न थी कि वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी। सो आई वाजंट वर्किंग रियली वेल उसके अंदर, तो मैंने अपनी फील्ड चेंज की। और उसके अंदर भी फिर आपको कोई ना कोई काम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली यू ऑलवेज नीड टू हैव अ रीज़न फॉर दैट कि आपका ये क्यों चीज़ हुई थी। मे बी उसमें आप कोई अपनी पर्सनल रीज़न भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास ये जीपीए मेरा इस फलाने टाइम पे ठीक नहीं आया था और पहले भी मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, तो फिर उसकी क्या वजह बनी कि मेरे पास सिर्फ नहीं आया, ठीक है। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, एवरीबडी हैज़ देयर ओन रीजन। तो अगर आप वो लिख दो तो दैट टोटली वर्क्स फाइन। मतलब इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है अगर वो स्ट्रांग है, अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग जो आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर फिल करनी होती है, वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की सजेशंस देनी होती हैं। वो आपको ये चांस देते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी में जब जब आप अप्लाई करते हो फुल ब्राइट पे, तो आप एप्लीकेशन के अंदर लिखो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। दे आस्क फॉर द सजेशंस, लेकिन अगेन दिस इज जस्ट अ सजेशन। किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, फुल ब्राइट इज गोइंग टू डिसाइड फॉर अस। वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड, वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। इसमें क्या होता है कि आपने 4 ऑप्शंस देनी होती हैं, तो आपने जब वो सजेशंस देनी होती है ना, यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक इन दैट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आप बहुत टॉप टायर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ दे देते हैं। इवन लाइक स्टैनफोर्ड और एंड मे बी कार्नेगी मेलन या फिर इस तरह से यूनिवर्सिटीज़, राइट। तो आप दे सकते हो वो भी, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन डोंट गिव ऑल फॉर दी टॉप टायर यूनिवर्सिटीज़। एक दो आप टॉप टायर भी दे सकते हो, आईवीवाई भी दे सकते हो, लेकिन जब आप दो तो आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई फुल ब्राइटर है या नहीं है। अगर तो वहाँ पे कोई प्रीवियस फुल ब्राइटर नहीं है तो इट्स बेटर कि आप वो मत दें, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि फिर वो आपको भेज देंगे। इसका मतलब है हो सकता है कि उनकी उस यूनिवर्सिटी के साथ फुल ब्राइटर की कोई एसोसिएशन ना हो या कुछ इस तरह से ना हो। उनके अगर प्रीवियस फुल ब्राइटर्स उस यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो प्रॉबेबली दे आर नॉट गोइंग टू सेंड यू इन दैट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आराम से इंटरनेट पे मिल जाती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैनफोर्ड रिसर्च करना है तो आप उसमें चेक कर लो कि क्या प्रीवियस फुल ब्राइटर्स उसमें गया कोई। अगर कोई नहीं गया हुआ तो जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर लिस्ट और आप उसमें लिख दो कि कोई और यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपने यूनिवर्सिटी की सजेशन देनी होती है। अब वो ये सजेशन आपकी मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो ये फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वाइल सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटी, डू नॉट चेक कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की। दिस इज लाइक आपको धोखा देने वाली बात है, ठीक है। आपने जो चेक करनी होती है रैंकिंग,
वो अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम की रैंकिंग चेक करनी होती है, ठीक है। आपने ये चेक करना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स में हैं या वीडियोस में हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हो, तो आपने चेक करना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेहतर हैं, या क्या रैंकिंग उनकी यूएस में चल रही है फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, नॉट लाइक ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एआई था, तो मैंने उसमें सर्च किया कि भाई एआई में कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग बहुत बेहतर है, और अगर आप एक अच्छी सजेशन उनको देते हो और अगर आप उनके सामने एक अच्छी रीज़न पुट अप करते हो, तो दे डू कंसिडर इट। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ एक वैसे ही एक हवा में तुक्का मार दिया है, तो दे माइट नॉट कंसिडर इट फॉर यू, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए सेलेक्ट करते हैं और फिर वो आपको बता देते हैं ईमेल करके आफ्टर योर सिलेक्शन कि हम इन-इन यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, so you need to be very careful while suggesting the universities. Okay, so let's talk about little कि क्या फ़ायदे होते हैं फुल ब्राइट के और क्या फ़ायदे नहीं होते हैं। वन वेरी बिग बिग एडवांटेज इज इट्स फुली फंडेड। इसमें आपको खाना पीना, आपकी बुक्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। इवन आपको जो है वो यू गेट you get some amount, a very good amount to buy your laptop. वो आपके लैपटॉप को भी इवन कवर करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको सेटलिंग अलाउंस मिलता है, जो वन टाइम अलाउंस होता है कि आपने जब अमेरिका जाना है, तो फिर आपको वहाँ पे सेटल होने के लिए आपको वन टाइम अलाउंस मिलता है, ठीक है। इवन दैट इज़ कवर्ड, आपकी बुक्स कवर्ड, आपका खाना पीना, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इज़ कवर्ड, ठीक है। और आपकी ट्यूशन फ़ी एटसेट्रा एवरीथिंग। सो इट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज और ये बहुत अच्छी इस हिसाब से स्कॉलरशिप है, ठीक है। जब आप और सेकंड थिंग इज़ कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। ये भी बहुत मतलब आपको जो, क्योंकि वो लोग अगर किसी इफ़ एनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, तो उस बंदे को पता होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना कितनी बड़ा एडवांटेज है। बिकॉज जब आप डॉलर्स में फ़ी पे कर रहे होते हो, तो अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में $30 $40 पे करना पड़े, तो यू रियलाइज़ कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना इज़ वेरी अ ब्लेसिंग। और तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन कोई फ़ीस नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज कंसीडर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक बहुत बहुत जो ब्लेसिंग होती है फुल ब्राइट में, वो ये होती है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में खुद एप्लीकेशन फिल नहीं करनी होती है। इवन यू डू नॉट इवन नीड टू राइट अ सिंगल वर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। सारा काम आपने जो आप अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो जितनी भी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की हेडेक है, वो सारा फुल ब्राइट के ऊपर होता है। वो आपकी बिहाफ पे आपकी सारी एप्लीकेशन फिल करेंगे। उन्होंने ही सारी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होता है और सब कुछ उनका हेडेक होता है, हमारा कोई हेडेक नहीं होता। हमें एंड पे क्या होता है कि वो आपको बता देते हैं कि फ़लानी यूनिवर्सिटी से आपने सेलेक्ट की है, फ़लानी यूनिवर्सिटी से आपको रिजेक्ट कर दिया है। दैट इज़ इट। हमारा सिर्फ इतना सा रोल रह जाता है। अदरवाइज़ एवरीथिंग दे आर चाहे फिर उसकी एप्लीकेशन अगर फ़ीस भी है किसी यूनिवर्सिटी की, तो वो फुलब्राइट पे करेगा। हम तो इवन हमें कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना हो, फुलब्राइट के थ्रू आप अप्लाई ना कर रहे हो, तो इसमें यही होता है कि फिर आपको हर यूनिवर्सिटी का जाके पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाने होते हैं, आपको पूरी एप्लीकेशन फिल करनी होती है, डिफरेंट तरह के एसेस लिखने होते हैं और फिर अपने एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करानी होती है और फिर आपने फ़ॉलो-अप्स करने होते हैं, तो दैट इज़ रियली क्वाइट हेडेक ऑनेस्टली, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो लैंग्वेज टेस्ट के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक्सेप्टेबल टेस्ट होता है वो टोफल होता है, लेकिन इनके हिसाब से टोफल क्लियर नहीं भी हो पाता, तो दैट इज़ टोटली फाइन। वो क्या कर तो जब आप अगर आप टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते हो, तो फिर भी कोई मसला नहीं। व्हाट दे डू, दे अरेंज अ वर्कशॉप फॉर यू देयर फॉर 1 मंथ, तो इस तरह से कोई मसले की बात नहीं होती है। अनदर थिंग इज़ कि यू आर पार्ट ऑफ अ फुलब्राइट कम्युनिटी। इसका आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाएँगे वंस यू आर सेलेक्टेड। यू विल गेट टू नो कि आप इतनी बड़ी कम्युनिटी इंटरनेशनल में जब आप एंटर हो जाते हो, तो इसमें आपके इतने सारे लिंक्स बन जाते हैं और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला होता है। सो दिस इज़ वन बिग एडवांटेज। अदरवाइज़ इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें यू नीड टू रिटर्न टू पाकिस्तान फॉर सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो, तो आपको 2 साल के लिए वापस आना होता है। बेसिकली
द रूल इज़ कि जितना टाइम आपने यूएस में स्पेंड किया होता है, उतना ही टाइम आपको पाकिस्तान में आके रहना होता है। फॉर मास्टर्स अगर आप 2 इयर्स के लिए बाहर जाते हो, तो आपको पाकिस्तान में भी 2 साल के लिए रहना होता है वापस आके, ठीक है? एंड यू नीड टू सर्व पाकिस्तान। अगर आप फॉर एग्जांपल पीएचडी करने के लिए जाते हो, तो पीएचडी में क्या होता है कि पीएचडी में भी आप 5 साल के लिए क्योंकि यूएस से जाते हो, जब आप 5 साल के लिए यूएस से जाओगे तो पाकिस्तान आके भी आपको 5 इयर्स रहना होता है यहाँ पे, ठीक है? और दूसरा आई डोंट कंसीडर वैसे ऑनेस्टली दिस आर रियली बिग डिसएडवांटेज बिकॉज़ अगर तो कोई बंदा है जिसने ऑलरेडी पाकिस्तान को वापस आना चाहता है और बाहर से स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए तो ये मसला नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट इफ़ यू आर कंसीडरिंग कि आप बाहर सिर्फ पढ़ने के लिए से जाना चाहते हो बिकॉज़ यू वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान लाइक अपने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू देन। बिकॉज़ ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और नॉर्मली आप इसको लाइक नहीं कर सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, अदरवाइज़ यू हैव टू पे ह्यूज अमाउंट। तो वो नहीं, आई डोंट थिंक ये आप बॉन्ड जो है वो ख़त्म कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मैं मास्टर्स करने जा रही हूँ, तो 2 साल के बाद अगर मैंने वापस आना है और इस 2 सालों में अगर मुझे कोई अच्छी पीएचडी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है यूएसए में, तो व्हाट फुलब्राइट पीपल डू वो मुझे अलाउ कर देंगे कि मैं अपनी पीएचडी जो है वो वहाँ पे कंटिन्यू कर लूँ और जो मेरा बॉन्ड है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है? बॉन्ड एक्सटेंड होने से क्या होगा कि मुझे जो 2 साल पाकिस्तान आके रहने थे, वो मैं फ़ौरन चाहे ना आके रहूँ, वो मैं बाद में भी आके रह सकती हूँ। ठीक है, वो मैं 2 इयर्स के बजाय 7 इयर्स के बाद आके पाकिस्तान में रह लूँ। लेकिन इन एनी केस आपको बॉन्ड जो है वो पूरा करना होगा। देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको बॉन्ड को पूरा करना ही होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि चलो मैं बॉन्ड ख़त्म करवा देते हैं। ये बहुत लीस्ट लाइकली चांस होता है। ठीक है? दूसरा जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि IIE विल डिसाइड योर यूनिवर्सिटी। इसका मास्टर्स में शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि मास्टर्स में आपने रिसर्च नहीं करनी होती है। आपके पास कोई ऐसा सुपरवाइज़र नहीं होता, लेकिन जो पीएचडी होती है, पीएचडी में आपको जो सुपरवाइज़र होता है वो रियली मैटर, ठीक है? तो जब IIE आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है तो मेबी आपको अपनी मर्ज़ी का कोई सुपरवाइज़र किसी और यूनिवर्सिटी का छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है? तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप उनको कहें कि नहीं मैंने तो फलानी यूनिवर्सिटी में जाना था, आपकी वाली यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, ठीक है? तो इस तरह से हो नहीं सकता बिकॉज़ यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी जो कि IIE डिसाइड करेगी, ठीक है? और ये सारी बातें जो होती हैं वो आपसे जब आपको सिलेक्शन ईमेल आती है, तो आपको ये करना होती है, ये साइन करना होता है आपको, ठीक है? अनदर डिसएडवांटेज जो कि कंसीडर होता है वो ये होता है कि इसमें आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, आपके स्पाउस हैं या अगर आपके चिल्ड्रन हैं दैट आर नॉट कवर्ड। वो आपको मना नहीं करते लेके जाने के लिए, लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक योर स्पाउस और इफ़ यू वांट टू टेक योर चिल्ड्रन विद यू, तो उसके लिए आपको उनके लिए बहुत सारे पैसे शो करने होते हैं कि आप उनको वहाँ पे रहने में कोई मसला नहीं होगा। इतनी इतनी अमाउंट जो है वो आपको शो करनी होती है। फिर वो आपको डिपेंडेंट्स का आपको वीज़ा मिल तो जाता है बट इसका कुछ भी कवर नहीं होता, सारा कुछ आपके अपने खर्चे पे होता है। आप जा सकते हो लेके उन्हें, अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को, लेकिन ये कवर नहीं होता, ठीक है? उसकी सारी जो भी पे होगी जो भी कॉस्ट होती है वो आपको खुद पे करनी होती है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो डिसएडवांटेज होता है। अच्छा फिर अब वन थिंग आई आई रियली फील कि लोगों को बहुत सारे कॉमन मिथ्स हैं कि फुलब्राइट पे आपका क्यों नहीं होता। वन वेरी वेरी कॉमन मिथ इज़ कि आपका जीआरई जो रिजल्ट है अगर वो बहुत थोड़ा आ जाए तो आपको लगता है कि शायद मेरे तो अप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मेरा कौन सा यहाँ पे सिलेक्शन हो जानी है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको मैंने बताया 308 पे भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इवन आई हैव सीन वन पीपल फ्रॉम द मेडिकल साइंसेज, उसका 302 में भी सिलेक्शन हुआ है। 302 इज़ अ वेरी एवरेज स्कोर। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के दो तो आपका 302 आ जाता है। तो व्हाट आई वांट टू मेक अ पॉइंट इज कि यू शुड गिव इट अ ट्राई इवन यू हैव अ वेरी लो जीआरई स्कोर। बेहतर जीआरई स्कोर ऑब्वियसली गोना मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर, ठीक है? लेकिन अगर जीआरई का थोड़ा भी आ जाता है तो दैट डज नॉट मीन कि आपका हो नहीं सकता। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल में जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा दूसरी कॉमन मिथ जो है वो आपका जीपीए बहुत अगर लो है। अगर आपका लो जीपीए है, अगेन
आपके पास उसकी कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि आपका जीपीए इतना लो क्यों है, ठीक है? तो उसके भी उसका लो जीपीए डज़ नॉट मीन कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है? उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। इवन एक रीज़न कोई बंदा ये भी दे सकता है कि जब आप अपने आप अगर बहुत अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से हो और अगर आपने एफएससी की है और उसके बाद आप अगर यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आप ये उनको बता सकते हो कि क्योंकि मैं एक बड़े सिटी में मूव किया था, तो मुझे कल्चरल शॉक था। कल्चरल शॉक की वजह से मैं एक अच्छा जीपीए मेंटेन नहीं कर सका। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, ठीक है? तो आपके पास अगर एक अच्छी रीज़न हो, तो वो भी इतना मैटर नहीं करता कि आपका जीपीए क्यों इतना बुरा है, ठीक है? थर्ड थिंग इज़ कि आपकी अगर राइटिंग बेहतर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज आपकी सॉरी बेहतर नहीं है, अगर लैंग्वेज बेहतर नहीं है तो आई टोल्ड यू कि दे आर गोइंग टू पे फॉर इट, दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप जो है वो लैंग्वेज में बेहतर हो जाओ। uh, मुझे ये चीज़ फुल ब्राइट वालों की अच्छी लगती है कि दे आर नॉट गोइंग टू जज यू कि आपकी लैंग्वेज किस तरह की है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कंट्री जिसमें नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है ऑब्वियसली। हम हमेशा इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिचकिचाते हैं, जो नहीं बोल पाते प्रॉपर इंग्लिश, राइट? सो इसमें ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू जज यू ऑन दैट, और वो आपको मेक श्योर करेंगे कि आप जो है वो ये लैंग्वेज सीख लो या ये लैंग्वेज को किसी तरह से कोप अप कर लो, ठीक है? ताकि आपको स्टडीज़ के दौरान प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इतना सा वो आपको मेक श्योर करेंगे कि आप कर लो। सो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आपने खुद किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो हायर स्टडीज़ के लिए, तो फिर क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्कोर जो है वो शो करना ही होता है। फॉर एग्जांपल आपको 100 तो नॉर्मली होता है, अदरवाइज़ 95 98 टोफल स्कोर जो है वो आपको शो करना होता है, ठीक है? तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अगर आपका थोड़ा कम स्कोर आ जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू अरेंज एनी वर्कशॉप फॉर यू। लेकिन फुलब्राइट में ये फ़ायदा होता है कि वो आपके लिए एक अरेंज करते हैं प्रॉपर वर्कशॉप कि आप जो है इधर जाके काम कर सको, ठीक है? ये एक चीज़ है जिसको आपको मेक श्योर करना है कि इन चीज़ों की बिहाफ पे आपने कभी अपनी एप्लीकेशन को बीच में नहीं छोड़ना कि ये तो मैं नहीं कर सकता। व्हाट यू वांट टू फोकस इज योर ओवरऑल प्रोफाइल, योर एसेज आर रियली इंपॉर्टेंट। आपका जीआरई जितना बेहतर हो जाए उतना अच्छा है, जीपीयू जितना बेहतर हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि दे आर गेम चेंजर्स, ठीक है? दिस इज प्रीटी मच अबाउट द फुलब्राइट स्कॉलरशिप, जो चीज़ें मेरे माइंड में थी। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। आई एम ओपन टू दैट। Mahmood, can I ask question? या श्योर। Mahmood, how much work experience count in a Fulbright application? And be a government employee has some advantage in applying Fulbright or not? वर्क एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो तो इट डज नॉट रियली मैटर फुल ब्राइट में, क्योंकि आपने अपनी, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि रीसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं 2022 में ग्रेजुएट हो रही हूँ, तो मैं फ़ॉरन ही अप्लाई भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो वर्क एक्सपीरियंस इसमें इतना मैटर नहीं करता है। और दूसरी बात, अगर आपका है तो बेहतर है, नहीं है तो भी इट्स फाइन। इस पे उनको दे आर नॉट गोइंग टू जज यू ऑन द बेस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, सॉरी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेफर करते हैं ये लोग कि नहीं? आई थिंक इसका, पर्सनली थिंक इसका आपको थोड़ा सा एडवांटेज ही होगा, क्योंकि व्हाट देयर मेन फोकस है कि आपको पाकिस्तान वापस आना है। और जो गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हो तो दैट इज अगेन गोइंग टू एम्फसाइज दैट यू वांट टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। सो आई थिंक अगर आप में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बेहतर है कि आप ये शो कर दें। बट उसके लिए फिर आपको ये शो करना होगा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करती है बाहर जाने के लिए या नहीं। मतलब आपको अपनी लीव शो करनी होगी कि हाँ दे आर विलिंग टू गिव मी अ लीव ऑफ फॉर एग्जांपल 2 years और 5 years, डिपेंडिंग के मास्टर्स है कि पीएचडी है। तो आई थिंक All इट्स right. बेटर टू शो दैट। Okay. ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, सो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं बेसिकली एनईडी यूनिवर्सिटी से हूँ एंड आई एम डूइंग लाइक बिजनेस स्टडीज देयर, सो फ्रॉम कराची। सो मुझे बेसिकली अभी आई एम इन थर्ड ईयर, मतलब मेरा ख़त्म होने वाला है एंड मैं अभी फोर्थ ईयर में आ जाऊँगी। सो मुझे पूछना ये था कि लाइक कुछ ऐसी होती है मतलब यूएस में या कनाडा में
कि जिसमें हम लोग 2 महीने के कोर्स, जैसे मेरी दोस्तें गई हुई हैं, वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो गए, 2 महीने के कोर्स पे यूएस एंड कनाडा गई हैं। सो क्या फुल ब्राइट में ऐसा कुछ होता है कि अगर मुझे मास्टर्स एंड अभी मास्टर्स एंड पीएचडी का तो नहीं, क्योंकि मुझे अभी कोर्सेज से रिलेटेड है, अगर 2 महीने के लिए वो भी उनकी फुली फंडेड है। सो अगर उससे रिलेटेड आप कुछ बता दें। फुल ब्राइट में तो शॉर्ट कोर्सेज नहीं होते हैं। शॉर्ट कोर्स तो मे बी यूनिवर्सिटीज के अपने हो सकते हैं, लेकिन फुल ब्राइट ऐसा कवर नहीं करता। फुल ब्राइट में 2 ही होते हैं, या इट कैन बी योर मास्टर डिग्री एंड इट कैन बी योर पीएचडी डिग्री। ओके, इट्स तो नॉट अगर मुझे शॉर्ट। मास्टर्स से ही अप्लाई करना होगा तो मास्टर्स के लिए मैं कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं? तो मैं अभी आऊंगी फोर्थ ईयर में, तो कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें? अच्छा, आप नॉर्मली आपका जो 7 अभी करंटली आपका चल रहा है, अभी आपने 7 सेमेस्टर में शुरू करना है, राइट? कमिंग सेमेस्टर जो जी, होगा मैं आपका। होंगी अभी, फाइनल्स होंगे एंड देन मेरा फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से। ठीक है। अच्छा, जो अभी आपका सेमेस्टर प्रोबेबली यू विल बी इन 8th सेमेस्टर बाय फरवरी, ठीक है? जब आप जो कमिंग फरवरी होगा जिसमें आप अपने 8th सेमेस्टर में होंगी, राइट? तो उसमें आप जी अप्लाई करना जी। शुरू कर सकती हो। और स्कूल मतलब 2023 में अगर आप अप्लाई करना शुरू कर दोगी तो बाय द, क्योंकि आपने आपको इट्स अ प्रोसेस ऑफ 1.5 ईयर। तो अगर आप अपने 8th सेमेस्टर में होगी फरवरी में, अगर आप अप्लाई करते हो फरवरी 2023 में, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और आप अपनी बता सकते हो कि मेरी डिग्री अभी कंटिन्यू है और वो ख़त्म हो जाएगी बाय द टाइम जब आपने जाना होगा। ठीक है, अगर आप 2023 फरवरी वाले में अप्लाई करते हो तो यू विल Mahanoor, your voice disappeared. I think your voice disappeared for everyone, I think. Mahanoor, hello? आपका, और अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उनके लिए रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू अच्छा, सो एक और मच। चीज़ भी आई वांट टू, नो प्रॉब्लम, आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग कि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो फुल ब्राइट की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है यूएससीएफपी वाले, समटाइम्स वो भी यूनिवर्सिटीज में लाइक विजिट करते हैं। तो जब वो विजिट करते हैं तो वो आपको एक वहाँ पे फुल ब्राइट के कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। जो बंदा उस टेस्ट में लाइक हायर स्कोर करता है ना, उनको फिर वो एक्चुअल फुल ब्राइट जो होता है, एक्चुअल जो जीआर एग्जाम होता है, उसके लिए वो फुली पे करते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है कि नहीं, बट इस तरह की भी चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में होती थी। तो यू कैन लाइक कीप एन आई ऑन दैट टू। ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। Hello, Assalamu alaikum. Hello. वालेकुम सलाम। Ji, so I have a question. You were saying that if you have a lower GPA and you have a solid reasoning for it, so they'll consider that, right? Yes. Sorry. So I just wanted to ask if, because of some personal reasons or something of that sort, you're not able to, kind of maintain your GPA. So won't that be taken up as a weakness on your part, that, because of these issues, this particular was not able to focus on their studies, and this could become a potential reason in the States also? I just wanted to clarify that with you. I mean, Okay. will not that be taken as a weakness, or will that be taken as a plus point if we choose to kind of put that in our essays? ओके, सो असल में देखो होता क्या है कि जब आपने अपनी बात को पोर्ट्री करना होता है ना, दे कैन बी टू टू लाइक फ्रेम्स हो सकते हैं। आप अपनी वीकनेस को भी समटाइम्स ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो आपकी स्ट्रेंथ लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल्चरल शो की बात करूँ, ठीक है, आप ये शो करो कि मैं पहले बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, बट क्योंकि मैं एक बहुत छोटे एरिया से था, अगर मैं लाहौर आके पढ़ा तो मेरा जीपीए बहुत कम हुआ। या मैं अगर कराची गया, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लिया था, तो इसलिए मैंने ये किया। लेकिन ठीक है, फिर साथ ही आप इस तरह की भी बात कर सकते हो कि इस कल्चरल शॉक को मैंने अब्सॉर्ब कैसे किया, सो फिर आपकी क्या होती है, यही वीकनेस से आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है कि आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप उनको फेस कैसे करते हो और आप उनको फिर अपने लिए यूजफुल कैसे बनाते हो। तो अपनी वीकनेस को बताने का भी यही एक तरीका होता है कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में बताओ। सही है, तो आपने Got it. दिस इज ऑल गॉट इट, दिस इज ऑल लाइक मैनिपुलेशन। आपने इस तरह से मैनिपुलेट करना होता है अपनी बात को कि अगले को लगे कि आप जो है वो एक स्ट्रेंथ में बात कर रहे हो।
Perfect. Just to add something, please you guys ask the question and mute your mics, ताकि जो बाकी हैं वो फिर voice ना हल्की जो background voice है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है. You can ask the question, you can mute your mic, and then when you have to interact again, you can unmute them afterwards. Okay? Perfect. More questions we are taking. Please go ahead. Hello, Assalamu alaikum. Waalaikum. So, as you mentioned before, that as we have to return to Pakistan for a certain span of time, so what I have to ask is, can we do a job during our studies? जब हम उधर पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त हम जॉब कर सकते हैं दरमियान में? नहीं, उस वक्त आप जॉब नहीं कर सकते हैं. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जब आप यूएसए में होते हैं तो आप ड्यूरिंग स्टडीज़ तो आप कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो समर वाला गैप होता है उसमें ये हो सकता है कि आपको कोई इंटर्नशिप मिल जाए, तो वो इंटर्नशिप जो है वो आप कर सकते हो. लेकिन अगर वो इंटर्नशिप पेड होगी तो जो भी आपको स्टाइपेंड मिलता है उस स्टाइपेंड में से उतनी अमाउंट कट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको $1000 स्टाइपेंड मिलता है और आपको $200 की कोई इंटर्नशिप मिल गया, तो then USCFP will not pay you $1000. That one they will pay you $800, right? तो ये चीज़ होती है. So you can't like do really jobs. Okay, thank you. हाँ, ये हो सकता है कि जो आपके डिपेंडेंट्स होते हैं उनको वर्क परमिट्स मिल जाते हैं, they can do jobs, but not you. आप नहीं कर सकते. अच्छा, I want to add one more thing. We were talking about कि आप किस तरह से अपनी जो एसेज होते हैं उसके अंदर मैनिपुलेट करके लिख रहे होते हैं. तो जब भी आपने ऐसे लिखना होता है, यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपका जो पढ़ने वाला बंदा है वो क्या सुनना चाहता है. यू नीड टू नो कि आप मतलब क्योंकि आप उनके पास अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यू नीड टू नो कि उनको क्या चीज़ पसंद है सुनना. तो आपने जो भी अपनी स्टोरी होती है उसको उस एंगल में लिखना होता है, ठीक है, कि उनको पसंद आए. मतलब एक ही बात को कहने के देयर कुड बी 100 वेज. तो आपने वो वाला तरीका चूज़ करना है जो जिसमें ये लगे कि आप पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हैं, जिसमें ये लगे दैट यू वांट टू गिव बेनिफिट टू योर कंट्री, यू वांट टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान. ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके बहुत हाईलाइटेड होने चाहिए, ठीक है. और अदर थिंग इज़ कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन की थी, बिकॉज आई एम अ गर्ल फ्रॉम IT, ठीक है, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. और इसमें मैंने ये ज़रूर लिखा था कि मैं जब पाकिस्तान आऊँगी तो आई वांट टू वर्क फॉर द फीमेल्स हेयर, जो कि फिर IT में जाके ज़्यादा काम कर सकें, ठीक है. तो these are kind of the words they want to listen from you. तो इस तरह की बातें आपने अपने एसेज में ज़रूर लिखनी होती हैं, ठीक है. Any more question, Okay, please? Assalamualaikum. Waalaikum salam. I have a question. कि मैं अभी तो मतलब पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स कर रही हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर अगस्त के बाद स्टार्ट होना है. तो मैं अपनी एप्लीकेशन मतलब अगर मुझे एप्लीकेशन सेंड करनी है तो विच मीन्स कि मुझे GRE पाकिस्तान में देना पड़ेगा कि अमेरिका में. और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी डिग्री 2025 में स्टार्ट होगी, मतलब विच मीन्स कि मैंने 2021 में स्टार्ट की थी अपनी डिग्री, तो 2025 तो मैं 2025 में एप्लीकेशन सेंड करूँगी कि इन द मिडल ऑफ द डिग्री आई कैन सेंड इट. जब आप अपने 8th सेमेस्टर में नॉर्मली होते हो ना, तब आप अप्लाई करते हो. अभी तुम बोला कि आप सेकंड सेमेस्टर में हो, राइट? यस. तो जब आपका और आपने जो ग्रेजुएट करना है वो 2025 में करना है, राइट? यस. तो आपने जो फरवरी 2025 होगा ना, आप उसमें अप्लाई कर सकती हो. ओके. और मुझे जी पूछें. मेरा सेकंड क्वेश्चन एक और था कि अब मैं तो यहाँ से मास्टर्स करूँगी, तो विच मीन्स कि मैं वहाँ पर फिर जाके वही मास्टर्स करूँगी कि मैं अपना प्रोग्राम चेंज कर सकती हूँ? अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं. और मेरा भी एक्चुअली ये सेकंड मास्टर्स होगा जो मैं USA से करूँगी, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. अब आप क्या कर सकते हो, आप इट डिपेंड्स कि आप कितना सा चेंज कर रहे हो. अगर अभी आप सॉरी पब्लिक हेल्थ में थे, नहीं बोला आपने? यस, पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ. तो अगर आप सेकंड मास्टर्स कर रहे हो, तो अगर आप पब्लिक हेल्थ में ही कर रहे हो तो दे माइट आस्क यू द क्वेश्चन कि आप दूसरा मास्टर्स पब्लिक हेल्थ में ही क्यों कर रहे हो, ठीक है. और अगर आप मास्टर्स किसी और फील्ड में करते हो तो फिर भी वो पूछेंगे कि आप ये फील्ड क्यों स्विच कर रहे हो, ठीक है. तो यू कैन हैव अ वेरी गुड रीज़न फॉर दैट. तो अगर रीज़न है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. दूसरा मास्टर करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू आर ओके विद दिस. फुलब्राइट डज नॉट माइंड दैट. Assalamualaikum. I have a question. श्योर. एक्चुअली मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ और मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ फ्रॉम NIT यूनिवर्सिटी कराची से.
सो अभी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की तो कोई एप्लीकेशंस है नहीं। शुरू में आ रही थी तो मैंने देखा कि उसमें अभी मैं अप्लाई करूंगी तो मुझे डिग्री भी डालनी पड़ेगी। तो अब मुझे क्या नेक्स्ट ईयर तक का इंतजार करना पड़ेगा कि फिर फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप्स आए और फिर मैं अप्लाई करूं एप्लीकेशंस। यस, आपको वेट करना होगा क्योंकि अभी जो है वो डेडलाइंस मई में थी, वो तो गुजर चुकी हैं। लेकिन ये है कि अगर आप वो जो डिग्री होती है ना, जितनी डिग्री हो चुकी होती है ना, दैट इज़ नॉट ऑफिशियल। बेसिकली आप ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अपनी डाल देते हो, जो कि ओके टिल 7 सेमेस्टर होती है। अगर आप किसी ने फॉर अदर पीपल हु वांट्स टू अप्लाई और उनके पास अगर डिग्रीज नहीं है, तो आप अपनी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होती हैं वो डाल देते हो टिल 7 सेमेस्टर। ठीक है, तो आई थिंक वो काम कर लेती हैं। लेकिन जब आपके पास डिग्री हो जाती है ना, तो वो आपको यही कहते हैं कि एज सून एज यू गेट इट सेंड इट टू अस। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी जल्दी डिग्री आ जाती है आप उनको भेज देते हो। लाइक आई गेस वो इंटरव्यू से पहले आपसे ले लेते होते हैं, और इंटरव्यू क्योंकि आने होगा सितंबर में होते हैं, तो यू नॉर्मली हैव योर डिग्रीज बाय देन। सितंबर में इंटरव्यूज होते हैं। अच्छा, अगर यस, अभी मैं सितंबर नेक्स्ट में ईयर इंटरव्यूज होंगे। इंतजार करूंगी तो फिर मुझे सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा एंड देन आगे कुछ प्रोसीजर होता है तो फिर मेरा एक साल पूरा वेस्ट जाएगा क्योंकि मुझे मास्टर्स करना है आगे जाके। अभी मैं अंडर ग्रेजुएट कर रही हूँ। यस, अगर आप 2023 में अप्लाई करोगी फरवरी में, तो यू विल गो इन 2024 अगस्त। ओके यस, एंड व्हाट इट्स अबाउट अप्रॉक्सिमेटली जीआर? 1.5 ईयर। जीआरई तो आप कभी भी दे सकते हो। जीआरई तो बल्कि अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप ज़्यादा मेहनत करके अच्छा स्कोर ले लो जीआरई में, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली गोना मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर। और जीआरई की वैलिडिटी वैसे भी 5 years की होती है, तो इट्स ऑब्वियसली गोना हेल्प यू। तो मीनवाइल अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, जब तक मे बी आपको यू कैन गेट समथिंग अदर देन फुल ब्राइट टू। हाउ कैन आई अप्लाई डायरेक्टली? वो तो फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। ओके थैंक्स। या श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप सिर्फ फरवरी में ही आते हैं कि हम उसमें फेब में ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद सारे साल में नहीं आते? नहीं, इट्स वंस इन अ ईयर। ओके। फरवरी में ओपन और होती ये है और बात मई में पूछनी थी डेडलाइन कि होती है। ओके श्योर। और दूसरी बात ये पूछनी थी कि अब मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। आई हैव डन माय एमफिल इन इंग्लिश इन मार्च। सो अभी मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना, मैं क्या दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्या? एमफिल के लिए दोबारा या मास्टर्स के लिए, या फिर मुझे पीएचडी के लिए सिर्फ जाना पड़ेगा, या दोनों भी अप्लाई कर सकती हूँ? आप दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू नीड टू फिल जिसमें मेरी 12 अपॉर्चुनिटी अवेल हो जाए। ओके थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Mahnoor, Mahnoor, can I ask a question? श्योर श्योर। महनूर, जैसे आप खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें आपका जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन जिससे आपकी अंडरग्रेड की डिग्री है, मींस बैचलर्स की, वो मैटर करता है और उसकी रैंकिंग? नहीं, बिल्कुल भी वो इट डज नॉट रियली मैटर। सही। और इवन जब आपको फुल ब्राइट में अगर आप इनके प्रीवियस निकाल के भी देखो जो इनका डेटा है, तो यू विल सी के पाकिस्तान से भी 30-35 यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं। अब 30-35 तो पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है नहीं, जिनको जो हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हर तरह की यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हैं, दैट फुल ब्राइट डज नॉट रियली केयर अबाउट। और महनूर, जैसे आप अपना बता रहे हो तो आप मतलब आपका कोई रिसर्च, फॉर एग्जांपल अगर आपका जीपीए कम है, बहुत अच्छा नहीं है, और आपके पास कोई रिसर्च पेपर वगैरह भी नहीं है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डालते हैं? सिर्फ यही अच्छी चीज़, मतलब अगर ये चीज़ आपके पास होती हैं तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जाता है, लेकिन मे बी आपके पास ये अगर चीज़ें अच्छी नहीं है तो मे बी आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी बड़ी अच्छी कंपनी की कोई जॉब एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ इस तरह की अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर आपके पास मतलब कुछ और पॉजिटिव इम्पैक्ट आप अपना शो कर सकते हो, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो मतलब थैंक आपके। यू। हाँ, और इसमें यू नीड टू फोकस ऑन योर पॉजिटिव पार्ट्स। अगर आपके पास अच्छा जीपीए नहीं है ना, तो बेहतर ये होता है कि आप जीपीए के बारे में बात ही ना करो। ठीक है, आपने ओके। अगर आपको मतलब आपने अपनी एसओपीज में और इस तरह की चीज़ों में उन चीज़ों पर फोकस करना है जो चीज़ें आपके पास अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास पेपर्स हैं तो
आपने अपनी रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करनी है। अगर किसी के पास पेपर्स नहीं हैं तो वो रिसर्च के बारे में ज़्यादा टॉपिक लेकर ही ना आए अपनी एसओपी के अंदर, ठीक है? आप ज़्यादा बात ही उस चीज़ के बारे में करो जो चीज़ आपकी अच्छी है। एक ये भी तरीका होता है चीज़ों को ओवरलुक करवाने के लिए कि अगला बंदा आपकी उस चीज़ को देखे ही ना जो आपके पास अच्छी नहीं है। और आप ये सजेस्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अब जैसे मैं अगर अप्लाई करना चाह रही हूँ नेक्स्ट ईयर, तो बेस्ट टाइम क्या है जीआरई देने का? और जैसे ये आइल्स का होता है कि कुछ मंथ्स में वो कहते हैं कि टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, कई मंथ्स में कम होता है, तो जीआरई में भी ऐसा कुछ है कि कोई बेस्ट टाइम है इसके लिए देने का कि हम उसमें दें तो टेस्ट कंपैरेटिवली इजी आता है, या इस तरह की कोई बात? आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि अगर आप मंथ चेंज कर लो जीआरई देने के लिए तो नहीं उससे होता टेस्ट की इसका। डिफिकल्टी को नानू कोई मैं फर्क। एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको श्योर जीआरई। श्योर श्योर सर, बेटर। ठीक है। अच्छा, नहीं, सिचुएशन ये होती है कि जीआरई का जो स्कोर होता है ना लियान, वो होता है 5 इयर्स के वैलिड। ओके, 5 इयर्स की वैलिडिटी होती है यहाँ पे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि यू राइट योर जीआरई एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप जो बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन है उसमें बहुत अच्छे तरीके से रख सको। और इस तरह कुछ भी नहीं होता कि आपका कोई कुछ मंथ्स में टेस्ट ईजी आए, कुछ टेस्ट में टेस्ट मुश्किल हो। जो कंटेंट कंट्रोल होता है और जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन और डिफिकल्टी कंट्रोल, ये बहुत ही सिवियरली चेक्ड होते हैं ईटीएस की तरफ से और ये वेरी नहीं करते। और ये जो आप लोग प्रिपरेशन कराते हैं जीआरई की, हम्म, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का मैथ्स थोड़ा बेहतर होता है दूसरे परफेक्ट। मैनेजमेंट के स्टूडेंट से, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम इंग्लिश होती है। तो आप लोगों का जो बैच होता है वो आप स्पेसिफिक कुछ मतलब देते हैं तवज्जो उन एरियाज पे जो एक पर्टिकुलर बंदे के वीक हों? जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो कंपैरेटिवली मैथ मेरा बेहतर है बट इंग्लिश मेरी बेहतर नहीं है, या आपका एक परफेक्ट जर्नली बैच होता है? परफेक्ट परफेक्ट। सो मैं इसको ना थोड़ा सा डिटेल में आंसर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हर किसी ने जिसने भी फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करना है उसने जीआरई तो देना ही है, ठीक है? अच्छा, जीआरई की जो मैथ्स है वो जनरली इजी होती है एज कम्पेयर टू जीआरई की वर्बल से। जीआरई की वर्बल जो है उसमें इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी टफ होती है। आपके सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन सबसे टफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जीआरई की होती है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के यहाँ पे काफी ज्यादा एम्फेसिस है वर्बल के ऊपर, वर्बल पार्ट के ऊपर। अगर आप देखते हो ना, मानो इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन इफ इट इज पॉसिबल। Let me do that. एक सेकंड। ठीक है, बस ठीक है, इसको यहाँ से देखिए। द थिंग इज कि आपको ना जीआरई के, हाँ, हम लोग, मैं भी यहाँ पे इंजीनियर, हम लोग सारे जो को फाउंडर्स हैं वो भी इंजीनियर, मानूर भी इंजीनियर ही हैं। तो ये कि इंजीनियर्स एक स्पेसिफिक वे में अगर अपनी वर्बल की प्रेपरेशन करें, जो हम लोग आई थिंक यहाँ पे लेके आते हैं, हम लोगों का एम्फोसिस बहुत ज्यादा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजीज हैं जो कि अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इनफैक्ट एक लड़का था, उसका नाम था साद अमर, वो लम्स का लड़का था। वो हमारे पास आया था 2019 में ही आया था। तो उसने जब वो आया था उसकी भी यही सिचुएशन थी कि मैथ्स उसकी ठीक थी लेकिन वर्बल उसकी नहीं अच्छी जा रही थी। लेकिन उसने खुद भी कुछ ट्राइज की थी अपनी प्रेपरेशन के बाद। उसका 290s में स्कोर था, फिर 300 में स्कोर था। उसने फिर हमें कांटेक्ट किया था, वो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पे एंगेज था। कॉन्सेप्ट्स आते थे, फिर आप कॉन्सेप्ट्स में एंगेज नहीं होते, आप स्ट्रेटेजी में एंगेज होते हो। तो उसके भी हम लोगों ने इसी तरह वर्बल के ऊपर क्या किया था, उसका फिर माशाल्लाह 322 स्कोर था और फिर उसका 340 स्कोर था, परफेक्ट स्कोर आया था। तो ये है कि स्ट्रेटेजीज होती हैं लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करना होता है और ज्यादा एम्फेसिस आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रखना होता है। जो हमारा भी कोर्स है उसमें काफी ज्यादा एम्फेसिस होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होता है। हम लोग जो पिछले बैच की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते थे, क्योंकि आप जितना देखते हो अपने इंस्ट्रक्टर को द सेम स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके कि वो पैसेजेस को क्रैक करे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उन्हीं स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना, एक होता है स्ट्रेटेजीज का समझ आ जाना, लेकिन एप्लीकेशन जितने आप पैसेजेस में देखते हो अपने इंस्ट्रक्टर को उतनी आपकी हो जाती है। वो हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं अपने बैच में, टू आंसर योर क्वेश्चन। अली, ये आप लोगों का जो बैच होता है फॉर एग्जांपल, एक तो आप इसकी ड्यूरेशन बता सकते हैं, और मतलब अगर आप लोग जैसे ये फुल ब्राइट में मिस मानूर कह रही थी कि ऐसे का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, तो आप उसमें भी फिर कैंडिडेट्स को हेल्प आउट करते हैं कि
वो मतलब अगर हम आपको आप मीन्स रिव्यू करते हैं या आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होती है उसको अच्छा लेके? अली, अब ये सिचुएशन है कि हम लोग अपने जनरली स्टूडेंट्स के साथ ना थोड़ा सा एंगेज रहते ही हैं कि वो कहाँ पे अप्लाई करें, कहाँ पे नहीं अप्लाई करें। लेकिन हमारा एक टोटल डिफरेंट डिपार्टमेंट भी है जो कि स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस को देखता है। जिस तरह फुल ब्राइट एप्लीकेशन को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, एमबीए के एप्लीकेशन को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, और उसमें हम लोग बहुत ही हर कंपनी उसमें एक डिफरेंट लेवल पे एंगेज हो जाती है। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ कि लास्ट ईयर ना पाकिस्तान से 2 लड़के हुए थे HBS में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, एमबीए के लिए। दोनों का नाम सामान था, एक का नाम था सामा इकराम कुरैशी। तो सामा इकराम कुरैशी हमारा स्टूडेंट था, जर्नल्स को हम लोग थोड़ी सी कंसल्टेशन देते रहते, गाइड करते रहते। वो फिर हमारे साथ एप्लीकेशन में भी आया था, और उसकी एप्लीकेशन सबसे डिफिकल्ट एप्लीकेशन इन पूरे प्रोसेस में आपके बिजनेस स्कूल्स की एमबीए की होती हैं। तो उसका माशाल्लाह हुआ था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एमबीए में हो गया था उसका एडमिशन, उसका एनसीआर में हो गया था, और वो वॉर्टन के राउंड 3 की वेट लिस्ट में था। वॉर्टन की राउंड 3 में लोग मना करते हैं अप्लाई ना करो, लेकिन उसको हम लोगों ने फिर भी कहा था अप्लाई करें, क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी। हम लोगों का ये था कि जो चाइनीज एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको वीजे की प्रॉब्लम होगी। इसके पास ग्रीन कार्ड होल्डर था ये लड़का, और हमें था कि इसको प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसको वाटर में फिर भी अप्लाई करवाओ। दो बार मैं भी किसी को वाटर में नहीं अप्लाई करा था राउंड 3 में, लेकिन वो स्ट्रेटेजी इस तरह हुई कि राउंड 3 की वेट लिस्ट में आ गया, तो जो बहुत बड़ी चीज समझी जाती है राउंड 3 में वेट लिस्ट में भी आ जाना। तो ये सिचुएशन है। लेकिन हम लोगों का ये बड़ा वांट टू से कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग, जब आपने एंगेज होना होता है तो हम लोग दूसरे तरीके से एंगेज होते हैं, वरना हम लोग हर स्टूडेंट के साथ किसी ना किसी लेवल पे एप्लीकेशन में बात हो ही रही होती है। और मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे फुल ब्राइट में इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है। जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और एक्सपीरियंस भी मेरा इंजीनियरिंग का है, लेकिन मेरी जॉब समहाउ रिलेट करती है मैनेजमेंट से भी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट होके अगर एमबीए में अप्लाई कर रही हूँ, तो इस चीज़ को वो लोग कैसे देखते हैं? आइदर वो उन लोगों को ये सही बात लगती है या ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देती है? ठीक है, मानो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर मैं भी इसको थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जी सर, मैं कर हूँ। आईएम्स में ये होता है कि ये दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आप देखो, अगर आपका इंजीनियरिंग में हो और आपकी जॉब जो थी वो मैनेजमेंट की है, तो दैट टोटली मेक सेंस कि आप जो है वो मैनेजमेंट में अपनी अगली अगली जो डिग्री है वो मैनेजमेंट में करना चाहते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपके पास पूरी इसकी लाइक एक स्टोरी बन सकती है कि आपने इंजीनियरिंग की, फिर आपको जो जो आपकी जॉब मिली, फिर आपको ये मिली, फिर आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ आपकी मैनेजमेंट टूवर्ड, मतलब देखो मैनेजमेंट में भी फर्दर चीज़ें होती है ना। इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीटली मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट, बिल्कुल। आप इंजीनियरिंग की भी कोई मैनेजमेंट हो सकती है, आप उसके अंदर भी कोई पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको बड़ा ही जब आप अपना ऐसे लिखते हो ना, तो आप बहुत स्मूथ शिफ्ट लेकर आ सकते हो इसके अंदर। तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन एंड फुलब्राइट रियली टोटली अंडरस्टैंड। आप तो इवन देखो, यू हैव एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का ना, और फिर आप मैनेजमेंट की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि इंजीनियर था, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, और अब उसने जो है वो अप्लाई किया था इसके लिए जो बिल्कुल आर्ट्स की फील्ड है, उसका नाम ही मेरे माइंड से स्किप हो गया। उसमें बेसिकली उन्होंने क्या करना होता है, वो पेंटिंग्स और आर्ट्स इस तरफ की थी, तो उसकी भी सिलेक्शन हुई है मेरे साथ ही। तो उसका बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट था, ठीक है। अब उसकी डिग्री बिल्कुल मेरे माइंड से स्किप हो गई है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड टू आर्ट्स, ठीक है। तो उस बंदे की भी अगर सिलेक्शन हो सकती है ना, तो फिर आई थिंक आपकी तो हो ही सकती है, यू नो। सिर्फ इस बेस के ऊपर आपकी रिजेक्शन कभी नहीं होगी कि वो कहेंगे कि आपने तो अपनी फील्ड जो है वो शिफ्ट की है या उसमें कोई चेंज लेकर आए हो। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। बल्कि वो तो पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ों को। Manur, I have a question. श्योर, पूछें। जैसे अब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मेरा तो 2025 का है, तो अब मैं कहना चाहती हूँ, जैसे थर्ड सेमेस्टर के लिए मेरे यूनिवर्सिटी में सर हैं, उनने मुझे कहा कि आप ना यू ग्रेड के लिए जैसे एप्लीकेशन होती है, तो मतलब वो तो अब स्टार्ट होंगी थर्ड सेमेस्टर्स के लिए। मतलब मेरा जब नवंबर में थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो वो तभी थर्ड और मतलब 6 मंथ्स का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है यूएसए में, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर्स होल्डर्स के लिए। तो अगर मतलब मैं उसमें मतलब अप्लाई करती हूँ, तो मेरी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मतलब जो एप्लीकेशन 2025 में होती है, तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि नहीं? नहीं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप यूग्रेड पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन यूग्रेड पे जाने के लिए अदर देन फुलब्राइट, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी यूनिवर्सिटी की कोई पॉलिसी देख लो, क्योंकि जब हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे यूग्रेड पे गए थे, तो उनकी जो डिग्री थी वो एक सेमेस्टर लेट हुई थी, दे ग्रेजुएटेड
1 सेमेस्टर आफ्टर अस, ठीक है? तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर हमारी यूनिवर्सिटी में लगाया था। तो उस तरह की आप अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देख लेना जाने से पहले। अदरवाइज़ यूग्रेड पे जाने से या ना जाने से आपकी फुलब्राइट एप्लीकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जीआरई जो टेस्ट है वो टाइप ऑफ टेस्ट इट इज, विच मीन्स के ये आप लोग जैसे एप्लीकेशन तो ऑनलाइन होगी, लेकिन ये टेस्ट उनके क्रिएट सेंटर्स पे देने होंगे कि मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा? मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नो हो चाहिए कि व्हाट इज जीआरई। सर आप इसको आंसर करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें हम लोगों का ना एक प्रोबेबली नेक्स्ट वीक एक एंटायर सेशन है जो जीआरई के ऊपर ही है, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप उसको अटेंड करना। उसमें तकरीबन हर चीज़ ही जीआरई से रिलेटेड जो आपको अभी पता होनी चाहिए वो आप हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज इट फाइन? ओके, ओके, इंशाल्लाह। Sir, I have a question. प्लीज गो अहेड। ये आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है, आप लोग कोई ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, कोचिंग क्लासेस जीआरई की, मतलब इन पर्सन ना हो और ऑनलाइन हो? क्योंकि एग्जैक्टली, जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए एक्चुअली फिजिकली आना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं। इनफैक्ट सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हैं, वो सैटरडे संडे को होती हैं। आप बेशक इस सेशन के बाद हमें व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दें डीएम, और जो हमारी टीम है आपके साथ इन कांटेक्ट हो जाएगी। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं, मतलब आपका फुली ऑनलाइन ही है सब कुछ? पूरी ऑनलाइन। लेकिन अगर यहाँ पे भी किसी ने आके बैठना हो तो वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक तो आप आई थिंक इज दिस मारिया? मारिया Yeah, मारिया yeah. मारिया इनफैक्ट हमारी जेआरडी की स्टूडेंट भी है। तो मारिया का भी एक्सपीरियंस हमारे साथ अभी ऑनलाइन ही चल रही है करंटली हमारे साथ। ओके, सो मारिया, यू वांट टू टेल कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका हमारे साथ ऑनलाइन का, if you want to talk about? Sure. Yeah. So for everyone who is here, I've been taking classes with Prep Vista for almost 3 to 4 weeks now. And they're very focused on the content. We get all the homeworks. Given that I am working also, तो जैसे आलियान आपने बोला, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक कि मैं कौन सा रिसोर्स कहाँ से जाके पकड़ूं, या मैं यूट्यूब से वीडियोस देखूं किसी टॉपिक की, या मैं किसी से पहले समझूं और फिर उसको करूं. सो व्हाट इज रियली हेल्पिंग मी इज कि आई गेट एवरीथिंग कुक्ड. ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट अंडरस्टैंड इट, एंड जो मुझे होमवर्क मिलता है या असाइनमेंट मिलती है मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ, एंड देन आई एम लाइक 100% श्योर कि मेरा ये टॉपिक या एरिया कवर हो गया. So the reason why I went for Prep Vista compared to, even though there are like, you know, there are other people also in the market out there जो कि सेशंस करवा रहे हैं जीआरई के, जीमैट के, जो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके पास देखी थी, which is why I signed up. So if you guys want to try your chance for Fulbright, I would highly recommend do not even, you know, give a second thought. If you want to sign up, just sign up for the GRE, because that's your first and foremost requirement. You have to have GRE. और हम ये सोचते रहते हैं कि हम अभी तो 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, 9 महीने हैं, हम कर लेंगे, हो जाएगा. बट ये करते करते आई हैव वेस्टेड लाइक ऑलमोस्ट 2 years ऑफ माइंड. हमेशा ऐसा होता था कि मैं सोचती थी जैन में ले लूंगी, या फेब में कर लूंगी, या अप्रैल में दे दूंगी GRE, एंड बाय द टाइम you get done with GRE, you don't have any time left for your rest of the application. So I am, you guys can say like I can vouch for it. This is honestly a very great experience. I also have a question for Manur though, sir. Can I ask? Please go ahead, Maria. Yeah, Manur, I wanted to know a master's versus MBA when it comes to applying for Fulbright. Is because I spoke to someone earlier, another Fulbright scholar, and she said to me कि नहीं, MBA में तो apply करने का कोई सीन ही नहीं है. It's like वो देते ही नहीं है MBA की scholarships. So can you please tell a little about it? कि is it advisable to apply? What to expect if you apply, or is it better just not to apply for MBA, just try for masters? I have a background in business, by the way. Like I've done accounting and finance from LUMS. Okay. So Maria, honestly, मेरा जो background है वो सारा क्योंकि engineering का है, तो I am really much connected to engineering though. लेकिन Right. क्योंकि मैंने अभी different types of groups join किए हुए हैं जो कि Fulbrighters के हैं.
तो उसमें मैंने ऑनेस्टली देखे हैं बच्चे जो कि एमबीए के भी हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी बात है कि आपको एमबीए के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दे डू एक्सेप्ट पीपल फॉर एमबीए एज वेल। लेकिन कितना सा डिफरेंस होता है अगर आप मास्टर्स बिजनेस में जाओ या एमबीए में जाओ, आई एम नॉट मच एन एक्सपर्ट ऑन दैट ऑनेस्टली, लेकिन आई हैव सीन पीपल फ्रॉम एमबीए एज वेल इन माय ग्रुप्स। Okay, got it. Thank you so आई much. Thank you. पर्सनली थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, कंसीडरिंग कि अगर आपकी एप्लीकेशन जिस स्पेसिफिक फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें स्ट्रॉन्ग कंसीडर हो रही है तो। Done. Thank you so much. No problem. जी राबया, आप पूछ सकती हैं क्वेश्चन। I have a question for Ma'am Manur. I have done my graduation degree this month. So मुझे वेट करना चाहिए अब नेक्स्ट ईयर तक का अप्लाई करने का, मतलब इस ईयर अप्लाई करने का कोई सीन नहीं है? नहीं, अब इस ईयर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस ईयर जो एप्लीकेशन हैं वो मई में क्लोज हो चुकी हैं। नेक्स्ट ईयर जो है वो फरवरी में ओपन होंगी। सो तो आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि अब मुझे अभी जो मेरे पास टाइम है मुझे इसमें क्या करना चाहिए दैट विल हेल्प मी फर्दर? मैं यही आपको बताने वाली थी, जिससे अभी मारिया भी कह रही थी और सर अली भी बात कर रहे थे कि आपको जीआरई एज सून एज पॉसिबल दे देना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके माइंड में जो एक बर्डन होता है ना वो कभी भी नहीं आता फिर, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाती है ना, जब आपको पता होता है कि यू हैव फुलफिल दैट, तो आप अपनी बाकी एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन में बहुत अच्छा फोकस कर सकते हो। बिकॉज एसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलॉन्ग विद द जीआरई। तो आपके अगर आप जीआरई से एक बार फारिग हो जाते हो तो यू कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है, अपने एसेस के ऊपर। क्योंकि एसेस में जो वर्ड लिमिट है वो बहुत थोड़ी सी है और उसमें आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होता है। तो यू नीड टू पुट सो मच एफर्ट एंड नीड टू पुट सो मच टाइम इन योर एसेस। तो जो टाइम अगर आपके पास बच गया और आपको ऑलरेडी पता है कि आपने कमिंग ईयर में अप्लाई करना है, तो इट्स सो मच बेटर कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक जीआरई, इनसे इनसे जल्दी से जल्दी फारिग हो जाओ और अपनी जो एसेज हैं उसके ऊपर काम कर लो, ठीक है। क्योंकि यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड फॉर अ फुल राइट, आपको एप्लीकेशन ओपन होने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डेडलाइन मई का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपने मई में ही अप्लाई करना है। आप अप्लाई तो फरवरी में ओपन हो गया तो यू कैन अप्लाई टिल मार्च टू, ठीक है। तो आप जो ये वाला टाइम है इसको बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन प्रिपरेशन के लिए और जीआरई की प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट जिस तरह महानूर ने कहा कि जितना जल्दी आप फरवरी में ओपन हो जाती हैं एप्लीकेशंस, तो आप उसी वक्त इसको करना स्टार्ट कर दो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कमेटी को कि आप बहुत सीरियस हो। अगर आपने बहुत देर बाद अपनी एप्लीकेशन ओपन की तो वो बहुत बुरा सिग्नल जाता है। सर अली, मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज गो अहेड। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोच रहा है तो उससे पहले उसे क्या कर लेना चाहिए? अच्छा, तो मतलब उसकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो आप लोगों को अप्रोच करे? ठीक है, इसमें ना दो सिचुएशंस आ जाती हैं। एक ये कि आप पहले खुद सेल्फ स्टडी करें और फिर आप कोर्स को ज्वाइन करें। दूसरा ये होता है कि आप कोर्स को ज्वाइन करें जितना जल्दी, और फिर वो जो आपको डायरेक्शन मिल जाती है आप उस डायरेक्शन में अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहें। इनफैक्ट मेरे साथ मेरे पार्टनर भी बैठे हुए हैं, बिलाल तारिक। तो हम लोगों का ये होता है कि आप ना जितनी जल्दी आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है ना उतना ही अच्छा हो जाता है। कि मुझे पता चल गया कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजीज क्या है, वो मैंने स्ट्रेटजीज लर्न की और फिर वो मैंने पैसेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दी उन स्ट्रेटजीज को। मसला ये हो जाता है कि अगर आप कोई और चीज़ किसी तरीके से लर्न करते हैं तो फिर उसमें एक एडिड कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है कि कभी कभी आपको वो चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं, या फिर आपने कोई वीडियो देखी, आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश की, उसको नहीं सही अप्लाई हुई, और फिर आप उसका किस समझ रहे हो ना, एक अनलर्निंग का फेज उसमें आ जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना जल्दी इसको एक अंडर गाइडेंस स्टार्ट करें, एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है और उसी को फिर आप स्ट्रेंथन करते हैं अच्छी तरीके से। जैसा मुझे मैथ्स की अब मुझे सेशन हो गया इनइक्वालिटीज़ का, स्पोर्ट्स के इनइक्वालिटी का सेशन हो गया, तो मैंने स्ट्रेटजीज लर्न की है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मटीरियल में शेयर अप्लाई कर सकता हूँ। वो मेरे अगर जीआरई का मटीरियल एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर मैं जीमैट के मटीरियल में वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं उसी डायरेक्शन में रहता हूँ और उसका मुझे फ़ायदा ये हो जाता है एज कम्पेयर टू मैं पहले एक हैप्पीजेट में अंदर में चलूँ और उसके बाद मुझे डायरेक्शन मिले और फिर मैं उनमें चीज़ों को फिर स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूँ। तो टाइम भी थोड़ा सा इसमें वेस्ट हो जाता है इस तरह की अप्रोच में। मींस अगर कोई बंदा बिल्कुल इस टाइम रॉ है, उसे कुछ भी मतलब टेक्निक्स वगैरह का नहीं पता, तो आप ये सजेस्ट करेंगे सर कि वो जस्ट आपकी एकेडमी ज्वाइन कर ले, इट विल हेल्प हर आउट? और
बिल्कुल कर सकते हैं उसमें मतलब। उसमें बिल्कुल उसमें ये हो जाता है, अगर आपने आजकल कुछ करना ही है ना थोड़ा सा, तो आप बेशक वोकैबलरी को थोड़ा जितना जल्दी बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि वोकैबलरी समहाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीआरडी। तो वोकैबलरी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल, क्योंकि आप इसको करते हैं और इसको आप थोड़ा सा भूलने लग जाते हैं साथ साथ। तो अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो आप वो वोकैबलरी कर लें। वोकैबलरी की भी यहाँ पे हम लोगों की एक मेथोडोलॉजी होती है जो आई थिंक काफ़ी अच्छी मेथोडोलॉजी है, लेकिन हम लोग उसको इस तरह देते हैं कि आपकी वोकैबलरी भी बिल्ड होने लग जाए और आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो जीआरई की बहुत टफ होती है उसको भी एड करने लग जाए। सो इट इज़ लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये कर कुछ आपने करना है तो आप वोकैबलरी को बिल्ड करें और वो भी स्ट्रेटेजिक वे में करें। वो स्ट्रेटेजिक वे क्या है, वो हम लोगों का नेक्स्ट वीक एक जीआरई का सेशन है, उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू। I have a question. Hello. प्लीज और प्लीज जी जी। मुझे अगर आप लोगों का वो कोर्सेज करने हैं, आप लोगों से लेने हैं, तो उसकी आप मुझे प्रोसीजर बता सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करूं मैं, एंड व्हाट आर द परफेक्ट फीस? फाइजा, यू गाइस जस्ट नोट डाउन द नंबर, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप उसमें ना टेक्स्ट कर देना एक, ठीक है? इट इज 92, it is 323 1486638। और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर। इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी पेश कर दो। ओके, थैंक्स। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, where are you located in Lahore? Means आप किस, अगर हम in person लेना चाहते हैं क्लासेस तो वो किस जगह वो है आपका लाहौर? लाहौर में सरफराज अफीकी रोड है कैंट में, तो यहाँ पे हमारी क्लासेस भी होती हैं, इन पर्सन भी और जो आपकी इन पर्सन क्लासेस हैं वो वीकडेज में है या वीकेंड पे होती हैं? वीकेंड पे होती हैं, सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं सर। वीकडेज में आपकी कोई भी क्लास नहीं नहीं होती नहीं, शाम में? 10 वीक्स का कोर्स है, तो ये सैटरडे संडे को ही क्लास होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। So, any other question? We don't have, I think, any other question. So, I think it was an awesome session, Manu. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी जी जी, please please. सर। मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। अब कहाँ से सिविल इंजीनियरिंग में आगे जी कहाँ से की है, कहाँ से, कौन से? यूआईटी लाहौर से। अच्छा, तो perfect. अब सिविल इंजीनियरिंग में आगे बहुत सी डोमेन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गई, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग हो गई। ऐसा हो सकता है कि मैं अप्लाई करना चाहती हूँ लेकिन मैं एक से ज्यादा डोमेन्स में अप्लाई करना चाहती हूँ। अच्छा, हुमा, आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हो या पीएचडी में? पीएचडी में। अच्छा, अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है तो यू नीड टू बी अ बिट स्पेसिफिक। अगर आपने मास्टर्स में ठीक हो अप्लाई गया। करना होता है ना तो आप थोड़ा जनरल भी रह सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप इस तरह की बात भी कर सकते हो कि मैंने फलानी चीज़ में भी देखा, मुझे मतलब एस्पेक्ट, इसका ये एस्पेक्ट पसंद है, इस फील्ड का ये एस्पेक्ट पसंद है। यू कैन पुट इट दैट वे टू। बट अगर आपने पीएचडी में करना है तो यू नीड टू बी अ बिट स्पेसिफिक, ठीक है? क्योंकि उसमें यही होता है कि आप जो पीएचडी होती है, अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो तो एक बंदे के माइंड में ये ऑलरेडी थॉट होती है कि इस बंदे को जो अप्लाई कर रहे हैं उसके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि उसने करना क्या है। तो अगर आपने रिसर्च करनी है और आपको यही नहीं पता कि आपने रिसर्च कौन से में करनी है, तो दे विल नॉट कंसीडर यू फॉर द पीएचडी अ बेटर कैंडिडेट, ठीक है? तो आपको ये ठीक हो अपनी गया। रिसर्च करके ये यू नीड टू पुट इट इन वेरी स्पेसिफिक मैनर कि मुझे फलानी चीज़ में जाके ये चीज़ के ऊपर काम करना है। वो बाद में नॉर्मली लोग थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन टू आफ्टर आफ्टर योर सिलेक्शन, लेकिन यू नीड टू पुट इट दैट वे कि भाई मुझे यही चीज़ करनी है एट दैट मोमेंट। ठीक हो गया। दूसरा मैडम मैंने मनोहर, ये पूछना था कि जी जब हम फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले हमने जीआरई जरूर दे दिया होना चाहिए हमें, या हम बाद में भी दे सकते हैं वो? नो, बाय द एप्लीकेशन डेडलाइन आपके पास जीआरई आप दोगे तो ही आप एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हो, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट। लैंग्वेज टेस्ट का मसला नहीं होता, लेकिन ठीक हो गया। जीआरई आपको देना होगा इन योर ठीक हो एप्लीकेशन। गया। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो एंड मच। आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग, पीएचडी में ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपने स्पेसिफिक देना होता है, क्योंकि जो पीएचडी में जब आप जाते हो तो आपको एक सुपरवाइजर भी असाइन होता है, ठीक है? तो वो सुपरवाइजर उसी केस में असाइन होगा अगर आपको पता है कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है। इफ़ यू डू नॉट नो कि आपकी फील्ड कौन सी है तो दे विल नॉट बी एबल टू असाइन यू एज सुपरवाइजर, राइट? तो ये हो गया। बहुत ज़रूरी है।
दूसरा मैडम आपने एक बात की थी उससे मेरे जहन में आया, मास्टर्स में रिसर्च नहीं होती? मास्टर्स दो तरह के होते हैं, एक आपका रिसर्च बेस्ड भी होता है और दूसरा आपका इंडस्ट्री वाला भी होता है जिसमें आपने जॉब करनी होती है, मतलब थीसिस और नॉन थीसिस दोनों बेस ठीक पे हो होता गया। है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस कि आप कौन सा करना चाहते हो। मतलब महानूर अगर हम मेरा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि हम थीसिस वाला करना चाहते हैं या नॉन थीसिस वाला? एट दैट मोमेंट आपने ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना होता, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल में इट वाज ऑल अबाउट द रिसर्च, तो दे विल एक्सपेक्ट मी टू डू अ मास्टर्स बेस्ड ऑन द रिसर्च, ठीक है। लेकिन अगर ठीक हो गया। एक्सप्लिसिटली ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड आई थिंक अगर आपको बाद में जाके मास्टर्स में थोड़ा सा चेंज भी आ जाए तो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ प्रॉब्लम, वो फुल ब्राइट को इतना इशू नहीं ठीक होता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। महानूर मेरे भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन दिए हैं, जैसे मैं भी एक सिविल इंजीनियर ही हूँ, तो अब फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करती हूँ। मेरी मतलब जो मेरी जॉब है और मैं चाहती हूँ रिसर्च ही करना, वो एक बात क्लियर है, बट मैंने मे भी ये शायद मिसकंसेप्शन आया, मुझे किसी ने गलत गाइड किया है कि इनकी जो नॉन रिसर्च वाली एमएससी होती है, फिर तो अगर आपने पीएचडी करना है तो वो उसके लिए ज्यादा फेवरेबल कंसीडर नहीं होती। तो ऐसा कोई है ये कि बस ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन ही है कि रिसर्च वाली एमएससी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है पीएचडी के लिए एज कम्पेयर टू एमएससी जिसमें हम रिसर्च नहीं करते? ये सच बात है कि अगर आप एमएस नॉन थीसिस वाला करते हैं या नॉन रिसर्च बेस्ड, तो उसके बाद पीएचडी मिलने आपको मुश्किल होती है, दिस इज ट्रू। और अगर आपने रिसर्च बेस्ड पे पीएचडी करनी है तो, और अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हो तो फिर आपको थीसिस वाला ही करना चाहिए, नो डाउट। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप यू हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर अदर देन दिस। और वैसे भी जो नॉन थीसिस वाला मास्टर्स है नॉर्मली वो लोग करते हैं जिन्होंने जॉब्स ओरिएंटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल जिन्होंने किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाकर जॉब करनी होती है जो कि जॉब भी नॉन रिसर्च बेस्ड हो, वो लोग नॉर्मली थीसिस वाला मास्टर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के पास जस्ट एक रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर आप वो किसी जॉब से इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और उसको प्रमोशन जैसे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसकी डिग्री बैचलर्स या मास्टर्स नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये भी होता है, तो उन लोगों ने अगर मास्टर्स करना हो तो बेसिकली वो लोग फिर नॉन थीसिस वाला मास्टर्स करते हैं, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और उनको रिसर्च में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उनको वो करना ना पड़े। ये उन लोगों के लिए बेसिकली नॉन थीसिस वाला अच्छा होता है। महानूर, इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमने ऑप्ट शुरू से किया है कि हमने रिसर्च करनी है, तो जैसे ऑस्ट्रेलियन अवार्ड में भी है कि वो भी आपको दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है, कि आपने रिसर्च करनी है या नहीं रिसर्च करनी। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है, वो कहते हैं कि जब आपने अगर रिसर्च करनी है तो एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास किसी जो प्रोफेसर है उसका एक्सेप्टेंस लेटर हो। तो फुल ब्राइट में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमने खुद से प्रोफेसर को रीच करना है और एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। इस तरह फुल ब्राइट का तो कोई नहीं है। जब आप पीएचडी में अप्लाई करते हैं ना, नहीं फुल ब्राइट आपसे ये डिमांड नहीं करता कि नहीं, आपके मैं पास एमएससी की बात कर रही हूँ। ओके, एमएस में तो यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। एमएस रिसर्च बेस्ड में भी आपको कोई सुपरवाइजर नहीं चाहिए होता, इवन वो भी आपको कोई ढूंढ के नहीं देते। वो तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो फिर खुद ही आपको लाइक चीज़ें चलती जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मास्टर्स में प्रॉबेबली आपको सेकेंड ईयर में चाहिए होता है और पहला साल जब आप गुजार लेते हो तो अगले साल आपके लिए ढूंढना कोई मसला नहीं होता, आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाता है, ठीक है, एज योर सुपरवाइजर। जो पीएचडी होती है ना, उसमें ये होता है कि जाने से पहले यू नीड टू हैव अ सुपरवाइजर। मास्टर्स में यू डू ठीक नॉट है। नीड टू हैव अ सुपरवाइजर बिफोर यू लीव। और पीएचडी में तो फिर ये होता है कि उसमें भी इवन वो नहीं कहते कि आप हमें ढूंढ के ला के दें, बट ये होता है कि वो बोलते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी किसी बंदे से आपकी बात चल रही है या आपके पास किसी प्रोफेसर का कंसेंट है तो फिर आप एप्लीकेशन में ये डाल दें ताकि वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें फुल ब्राइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सको। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। So that's it. I think it was an awesome session and you guys asked very relevant questions. I hope that in the next session, which is on GRE, we can answer every question that you guys have. In the meanwhile, आप लोग क्या करो कि हम लोगों की ना publications में भी जाती हैं इन sessions की जो एक इंफॉर्मेशन होती है कि हम लोग करवाने लगे हैं, उन publications के नीचे आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हो कि these are the questions that we would like to you to answer, तो हम लोग उन क्वेश्चंस के अराउंड भी बना सकते हैं चीजें जो नेक्स्ट जीआरडी की होगी, ठीक है।
तो और ये कि that's it. And thank you so much, Manur. I think it was an awesome session. You walked through your experience, which I think was very relevant for every participant here. Yes, sir. Thank you. Thank you. सर आपने कैनेडियन स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की थी तो उससे रिलेटेड भी कोई सेशन होगा? हम लोगों का अभी ऑलमोस्ट ट्वाइस अ वीक हम लोगों के सेशंस होंगे, ठीक है? अब तो लोगों के कैनेडियन स्कूल्स के ऊपर भी होंगे इंशाल्लाह. Stay tuned इंशाल्लाह, ठीक है? Thank you so much everybody. Take care. Hafiz. Allah Hafiz.